तो अब देखिए हम यहाँ पे f1x और f2x का मान कहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। तो f1x कितना है हमारे पास, x है, और f2x कितना है, sin x है। तो जैसे यहाँ पे रखा तो ये हो गया x sin x dx, और यहाँ पे देखो f1x, f1 का मान x, तो यहाँ पे x sin ऑफ इंटीग्रेशन f2x कितना है, sin x dx माइनस sin ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx, और f1x देखो यहाँ पे कितना है, x है, sin ऑफ इंटीग्रेशन f2x कितना है, sin x dx और ओवरऑल dx। अब यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज x sin x dx इक्वल x, और sin x का समाकलन हम जानते हैं कितना होता है, माइनस का cos x। अब चूंकि यहाँ पे ये मत करना, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे sin x और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैंड टू हैंड जोड़कर चलूं तो उसका कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और इन सब का जो समाकलन नियतांक है वो लास्ट में मैं एक जोड़ दूंगा और वो से यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो x sin x का माइनस का cos x माइनस d ओवर dx, अर्थात x का हो गया 1, और फिर से इसका कितना हो गया, माइनस का cos x dx। तो यहाँ पे d ओवर dx x का अवकलन कितना हो गया यहाँ पे 1, और sin x का जो समाकलन हो गया माइनस का cos x dx। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जैसे इसे आगे और सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज sin ऑफ इंटीग्रेशन x sin x dx इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया माइनस का x cos x, इस माइनस को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया sin ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सबका लास्ट में जोड़ने वाले हैं, और अगर हम यहाँ पे जोड़ दें और यहाँ पे जोड़ दें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस वजह से हम केवल लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट को जोड़ देंगे। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस sin ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx हो गया। दिस इंप्लाइज sin ऑफ इंटीग्रेशन x sin x dx इक्वल माइनस का x cos x प्लस, अब cos x का क्या जानते हैं हम, sin x प्लस sin x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया हमने c, ये इसी का नहीं है, सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक हम यहाँ पे हमने c जोड़ दिया, जहाँ c एक समाकलन नियतांक के रूप में जाना जाता है। जहाँ अब इसे अरेंज करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्म्स जो है वो पहले लिख सकते हैं और नेगेटिव टर्म्स जो है उसे बाद में लिख सकते हैं। पॉजिटिव पहले अच्छा लगता है, नेगेटिव बाद में कर दो, ठीक है, इतना कर सकते हैं, फाइनल आंसर निकाल। जहां c एक समाकलन नियतांक है, तो अब हमने यहाँ पे दो फलों के गुणनफल का समाकलन प्राप्त किया है, और किस विधि से किया है, खंड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हुए हों, तो वहां पर हम समाकलन को खंड से विधि से करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से करते हैं, और उसमें हम लेट करते समय मानते समय ये वो उन चीजों का ध्यान रखेंगे जो चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आईलेट के अकॉर्डिंग हमें प्रथम फलन किसको चूज करना है, सेकंड फलन किसको चूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर x को सेकंड फलन यहाँ पे मान लेता, x को सेकंड फलन मान लेता, तो यहाँ पे x का जो समाकलन होता x स्क्वायर हो जाता, फिर यहाँ पे जो x का समाकलन होता x स्क्वायर होता, फिर नेक्स्ट टाइम में x3 x4 x5 x6 ऐसे इस प्रकार से समाकलन प्राप्त होता रहता, और ये कभी भी खत्म नहीं होता, और ये सीरीज बनकर आगे बढ़ती चली जाती। इसलिए हमें फलनों को प्रथम और द्वितीय मानते समय ध्यान रखना है कि किसको प्रथम माने हम और किसको द्वितीय माने, और वो डिस्कस मैंने आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया है, ठीक है। कोई वो फिक्स रूल नहीं होता है, लेकिन 99 प्रॉब्लम वहां से हम इजीली सोल्व कर पाते हैं उस मेथड से, आईलेट के अनुसार। और इसका बीच में मैंने बताया है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, आई और इनवर्स
इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन का मींस यहाँ पे केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, लॉग वाले जहां पर भी लॉग दिख जाएगा। अलजेब्रिक की बात करें तो जहां पर केवल x वाले x की घातों वाले फंक्शन होंगे, x की घातों वाले फंक्शन होंगे, वो अलजेब्रिक में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं तो sin cos tan ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। sin cos tan sec cosec tan कोट इत्यादि ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो a की पावर x, 2 की पावर x, e की पावर x, इस प्रकार के जितने भी फलन है वो हमारे एक्सपोनेंशियल में आ जाते हैं। तो इन्हीं में से सपोज करो दो फलन है, एक लॉगरिथम और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक से हम प्रथम किसको मानेंगे, लॉगरिथम को मानेंगे, द्वितीय किसको मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, एक x है, दूसरा फंक्शन क्या है sin x है, एक अलजेब्रिक हो गया और दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमने प्रथम किसको माना था, अलजेब्रिक को, अर्थात x को प्रथम माना था और द्वितीय किसको माना था, ट्रिग्नोमेट्रिक को माना। तो ऐसे ही हम खंड विधि में फंक्शन को चूज करेंगे और देखेंगे किसको प्रथम माना है, किसको द्वितीय माना है, और उसके बाद हम खंड से समाकलन प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा था x * sin x, उसका समाकलन क्या प्राप्त हुआ हमें, -x cos x + sin x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जहां पर c एक समाकलन नियतांक होता है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने वाले हैं और देखेंगे वहां पे क्या फंक्शन दिया है और उसको कैसे हम यहाँ पे समाकलन प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन दिया है और वो है x sin 3x, x sin 3x, और यहाँ पे इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है, अर्थात x sin 3x dx, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो हमें देखना होगा कि हमें प्रथम किसको चूज करें और द्वितीय किसको चूज करें। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक तो यहाँ पर फंक्शन है x और दूसरा है sin 3x, और ये कौन सा हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आइलेट के अनुसार देखें तो यहाँ पर पहले कौन सा आ गया है, अलजेब्रिक को, बाद में कौन सा आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम अलजेब्रिक को कौन सा मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, अर्थात फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा हमारा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, अर्थात इसको नाम दे देंगे f1x और इसको नाम देंगे f2x। f1x नाम दे दिया, उसको f2x नाम दे दिया। तो बस यहाँ पर यही चूज करना है और देखना है कि कौन सा फलन प्रथम मानेंगे हम और कौन सा द्वितीय मानेंगे। अच्छा कि समाकलन सूत्र हमने लिखा ही है, क्या होता है वो भी जाना है। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, f1x = x and f2x = sin 3x, ये हमने ले लिया। चूंकि क्या जानते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x * f2x dx, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रथम और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है द्वितीय। और इससे पहले हमने जो वहां पे समाकलन सूत्र दिया था, दो फलनों के गुणनफल का, तो वो fx और gx की फॉर्म में था, fx और gx की फॉर्म में था। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे f और g किसके फंक्शन थे, x के, तो यहाँ पे f1 f2 भी किसके फंक्शन है, ये भी x के हैं। और यहाँ पे सीक्वेंस का पता चल गया 1 2 1 2, तो यहाँ पे ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए भी हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, fx ऐसे ही gx का समाकलन dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dx, प्रथम का अवकलन, दूसरे का यहाँ पे समाकलन, अर्थात gx का यहाँ पे समाकलन dx, और ओवरऑल जो वैल्यू आती है उसका फिर से समाकलन हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते, fx इसको मान लेते x को और gx किसको नाम दे देते,
sin 3x को नाम दे देते और वहाँ पे थोड़ा सा प्रथम द्वितीय वो वाला सेम सारे आए वहाँ पे निकल गए। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे f1 into f2 तो क्या होता है यहाँ पे f1 ऐसे ही और f2 का यहाँ पे समाकलन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx प्रथम का यहाँ पे अवकलन और यहाँ पे द्वितीय का समाकलन और ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगी फिर से उसका